औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्त जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ अटैच हैं, वो सवाल करते हैं कि कनाडा में क्या फ़्यूचर है, कनाडा में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इस हवाले से हमें गाइड करें। बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि आजकल कनाडा का वीज़ा बहुत आसान है, तो सुनने में आया है और ये क्या मालूमात हैं और हमें इस बारे में आगाह करें। तो सबसे पहले मैं अपने तजुर्बात, मैंने आज से 3-4 माह कबल भी मैंने एक तहरीर की सूरत में अपने तजुर्बात शेयर किए थे और बहुत लोगों ने उसको तस्लीम भी किया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे दोस्त पाकिस्तान में थे, जिनको वो मालूमात जो है हकीकी महसूस हुई थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वेस्ट में खुद रह रहे थे और उन्होंने उसकी तायीद की थी कि वाक़ई ही ये हक़ाइक़ हैं। शायद मुख्तलिफ़ लोग अपनी मुख्तलिफ़ राय रखते हैं, तो जिनका ये जो मेरे से मुत्तफ़िक हुए थे तो उन्होंने उसकी तायीद की थी। तो मैं ये बताता चलूँ कि वेस्ट में जो निज़ाम है बेसिकली एक वर्किंग स्लेवरी का निज़ाम है यहाँ पे, जो स्पेशली मैं अगर कनाडा की बात करूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी जो इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हाउसिंग की मद में चला जाता है। यानी अ, आपको जो आपकी इनकम आती है उसमें हाउसिंग की मद में आप अपनी आधी से ज़्यादा इनकम देने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर या जो भी प्रॉपर्टी वो बहुत महंगी है, उसको कोई भी कैश पे आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको बाय करना। मतलब यहाँ पे एक एवरेज घर जो है वो 10 लाख डॉलर, यानी आप समझ लें कि पाकिस्तानी करीबन 20 करोड़ रुपए का बनता है, जो बहुत आम सा होता है, यानी कोई महलनुमा घर नहीं है, 2 से 3 कमरों का वो घर होता है। तो वो तकरीबन 20 करोड़ का होता है। तो यानी यहाँ पे फिर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुछ भी इनकम है तो उसका आपका तकरीबन आधा जो है आप वो स्पेंड कर रहे होते हैं उसके किराया भरने की सूरत में। उसके बाद आपकी ग्रॉसरी या लिविंग एक्सपेंस जो आ जाते हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कंपेयर टू, मैं सिंगापुर में भी रहा, दुबई, दोहा, सऊदी अरब में भी रहा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैटर करती है कि आप कितना आउट डाइन कर रहे हैं या घर में कुकिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन घर में ग्रॉसरी करने पे तो यहाँ हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आउट डाइनिंग इस कदर महंगी है कि आप वीक में शायद हार्डली एक दफ़ा मतलब आप प्लान करेंगे या बहुत कम प्लान करेंगे बाहर आउट डाइनिंग करना या बाहर से ख़रीद के खाना, क्योंकि इस कदर महंगा है यहाँ पे। अगर आपने वो रेगुलर करना शुरू कर दिया तो शायद आप नेगेटिव में चले जाएँगे, जो भी आपकी इनकम हो रही होगी। तो ग्रॉसरी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इस कदर महंगी है कि आप इन द एंड जो है आपके पास बहुत कम सेविंग होती है। तो बहुत कम सेविंग के साथ आप यहाँ रह रहे होते हैं। इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या हूएवर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इमिग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं, तो उनकी जॉब्स भी होती हैं वो, या जॉब्स यहाँ पे उनको मिल भी जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, बेशतर लोग जो क्या करते हैं कि वो हाउसिंग का किराया भरने की बजाय वो मॉर्टगेज पॉलिसी को अपना लेते हैं। मॉर्टगेज ये है कि घरों का कर्ज मिलता है यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल 10 लाख डॉलर का मैंने जैसे बताया आपको कि घर मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि 25 से 30 साल की एक साथ पे कर्ज ले लेते हैं। तो कर्ज से वो घर खरीद लेते हैं, लेकिन घर जो है वो मलकियत उनकी 25 से 30 साल की किस्तें अदा करने के बाद ही उनको मिलेगी, ये एग्रीमेंट होता है। तो उस 10 लाख डॉलर का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने घर का कर्ज़ लिया, तो करीबन उनको उससे दुगना जो है वो रकम अदा करनी होती है, क्योंकि उनको तकरीबन उतनी ही रकम जो है वो सूद की मद में 25 से 30 साल में वो वापस करना पड़ रही होती है। लेकिन हर महीने उनकी करीबन किस्त भी उतनी ही बनती है जितना उन्होंने किराया अदा करना होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये आ जाता है कि वो इस खुशफ़हमी में रहते हैं कि 25 से 30 साल के बाद ये घर उनका हो जाएगा। लेकिन चाहे वो उनको शायद डबल रकम भी अदा क्यों ना करनी पड़े। तो इसी खुशफ़हमी में वो चलते आते हैं, और शायद बाज़ औक़ात तो ये एक डिप्रेशन में भी चीज़ें मुब्तला रहती हैं कि चलो यार, हम अगर अपनी ज़िंदगी सही से डिप्रेशन के बगैर नहीं गुज़ार सके, तो हमारे बच्चों को जो है ये घर मुयस्सर हो जाएगा। तो इसी उम्मीद में वो इस डिप्रेशन को कबूल कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया घर की एक खुशफ़हमी वाली बात कि चलो वो अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन क्या है कि दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इतना कंपटीशन में चल रहे होते हैं कि आप उनको करके भी हार्डली जो है सेविंग कर रहे होते हैं। और ये सारी सिचुएशन में कोई भी जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो मजबूर हो जाते हैं कि वो घर के जो दोनों फ़र्द हैं वो कमाने पर मजबूर होते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर मिडल ईस्ट से मूव होके इमिग्रेंट्स आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है, तो उनकी कभी मिसेज़ ने काम नहीं किया, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनकी मिसेज़ को भी कोई ना कोई जॉब ढूँढनी पड़ेगी, ताकि वो जो है अपनी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या अपनी मॉर्टगेज की किस्त है या फिर किराया है जो घर का, वो अदा करने में उनको आसानी हो और वो कुछ ना कुछ पैसे सेव कर सकें।
अगर यहाँ से वापस पाकिस्तान जाने की बात करूँ तो वो इतना होता है कि टिकट इस कदर महंगे हैं कि शायद ही लोग साल या 2 साल का प्लान करते हों। लोग जो प्लान करते हैं वो यही करते हैं कि हम शायद अब जो है 2 से 3 साल के बाद जाएंगे। एक तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी ये है कि टिकट एक्सपेंसिव होते हैं कि उनकी रकम जमा करते करते ही जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो उसको एक बहुत बड़ा माइलस्टोन समझते हैं। तो वो अपना प्लान ही ये करते हैं कि हम पहले अपना सेटल हो जाएंगे तो फिर हम वापस जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक आप मैं ये समझ लें कि ये नेगेटिव चीज़ है कि जो आपको एक सहूलत मुयस्सर थी कि आप अपनों में बहुत आसानी से वहाँ से अगर आप मिडल ईस्ट से मूव होके आए हैं तो वहाँ ट्रैवल कर सकते थे, यहाँ पे आपको वो लग्जरी नहीं रहेगी। एनीवेज आगे मूव होते हैं बच्चों की तालीम। बच्चों की तालीम जो है यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम है। पब्लिक स्कूल सिस्टम्स हैं, जैसे पब्लिक वो आप अगर अपनी जॉब से अगर इनकम से टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम सब्सिडाइज होता है, वो फ्री होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर आप कंजर्वेटिव माइंड हैं, जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं और हम अपने रिलीजियस नॉर्म्स का ख्याल रखते हैं, तो कोई ऐसी जो है वो हमारे बच्चों को तालीम ना मिल सके जो हम नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हर किस्म की कम्युनिटीज़ को स्कूल्स में ना सिर्फ वेलकम किया जा रहा है बल्कि बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। जैसे कि आजकल एक एलजीबीटी के नाम से आपने एक वेव सुनी थी, तो यहाँ पे बाकायदा उसको एज़ ए प्राइड मंथ मनाया भी जाता है और बल्कि बच्चों के ज़हनों में ये डाली जाती है कि ये एक जायज़ चीज़ है कि कोई भी राइट रख सकता है, वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी जो है, अगर कोई लड़का है तो वो अपने आप को लड़की बता सकता है और अगर कोई लड़की है तो वो अपने आप को लड़का बता सकती है। तो ये वो बिल्कुल हमारे नॉर्म्स जो हैं उनके खिलाफ है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी या ऐसे स्कूल सिस्टम में ब्रॉट अप होता देखें। तो क्या होगा कि आपको वो लग्ज़री जो है वो सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी और फिर आपको अपने बच्चों को पे करके पढ़ाना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल्स में, जहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन तो मिलेगी लेकिन आपको कम से कम 500 पर चाइल्ड या पर पर्सन या पर चिल्ड्रन आपको वो आपको पे करना पड़ेगा। तो एक और आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग फिर मजबूर हैं कि ऐसे सिस्टम में लोगों को भेजते हैं, अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजने पर मजबूर हैं, पब्लिक स्कूल्स में, कि जहाँ ऐसी तालीम भी दी जा रही है, लेकिन क्या है कि वो मजबूर हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को नहीं कर सकते। अच्छा, हेल्थ सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिक हेल्थ सिस्टम अवेलेबल है लोगों को। मैं मुझे उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि जो कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ सिस्टम है वो बआसानी यहाँ पे मुयस्सर होगा सभी को। एक मतलब अच्छी उसके लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो जो हेल्थ सिस्टम है वो एक आपकी जो सेकेंडरी चीज़ है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आपको वो उससे रोज़मर्रा आपको उससे इनकाउंटर नहीं, उसका सामना नहीं रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो प्राइमरी चीज़ है वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपके बच्चों की एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें मैटर मैटर करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो इमिग्रेट होके फैमिलीज़ को यहाँ सेटल करने आए। अब मैं वापस हाउसिंग की तरफ जाऊँगा कि जो सूद का यहाँ पे निज़ाम है उसमें हाल ही में बैंक ऑफ कनाडा ने क्या किया कि 5% तक जो है वो सूद रेट को बढ़ा दिया। 2 या 3 साल पहले ये घर लिए थे मॉर्गेज पे, अब उनके आने वाली जो किस्तें हैं वो इन पे बहुत बड़ा बोझ होंगी। अब क्या है कि जितना वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर 10 लाख लोन लिया था घर लेने के लिए, तो उनको अगर वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए वापस सूद की मद में उसके ऊपर पे करना पड़ रहा था, तो अब शायद वो उनको जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख थी, उससे भी शायद डेढ़ गुना ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल उनको 10 लाख कर्ज डॉलर की बजाय 25 लाख डॉलर तक जो है वो वापस करना पड़ सकता है 25 से 30 साल में। और यहाँ पे मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊँ कि लोगों को ये जो कर्ज़ दिया जाता है, इब्तदाई महीनों में तो सिर्फ़ जो है कर्ज़ की जो आप किस्तें पे कर रहे होते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सूद की मद में आप वापस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किस्त दी, लेट्स सपोज़ किसी ने $4000 किस्त दी, तो उस किस्त में अपने कर्ज़ की $10 लाख में मंथली 4000 लेट्स सपोज़, या किसी ने 5000 किस्त दी, तो उसमें $4000 जो है वो सिर्फ़ सूद की अमाउंट होगी जो आप वापस कर रहे होंगे, बल्कि सिर्फ़ $1000 जो है वो आपकी असल अमाउंट होगी जो आप अपना कटवा रहे होंगे अपने कर्ज़ में से। ये जो सूरत-ए-हाल है इसके पेश-ए-नज़र क्या होता है कि 15 से 20 साल बाद भी आप उस बैंक को या उस मॉर्टगेज जो इदारा है
उसको आप ओव कर रहे होते हैं 70% रकम कि आपको अभी भी काबिल अदा रहती है, यानी आपने सिर्फ इब्तदाई महीनों में सिर्फ उनका वो सूद की रकम वापस की होती है, जो असल रकम आपने ली होती है अभी भी आप वो आपके ऊपर काबिल अदा होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिप्रेशन है कि जिसमें यहाँ पे एक लोगों को जकड़ दिया जाता है। हाल ही में एक सर्वे हुआ कनाडा में कि 40% जो लोग हैं वो सो नहीं पाते, और उनकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिकल डिप्रेशन है, उनको इकोनॉमिकल टेंशन्स हैं कि वो कैसे अपने फंड्स मैनेज करें ये सारी इन चैलेंजेस में ना, सारी सिचुएशन में। तो एक तो ये पहलू हो गया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें यहाँ आने वाले अपने आप को सेक्रीफाइस करने पर मजबूर रहते हैं कि यार हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, हमारे बच्चों को सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा, या हमें कोई अल्टरनेट मिल जाएगा क्योंकि हमें मिडल ईस्ट में जो है ना वो लग्जरी अवेलेबल नहीं है, या पाकिस्तान में हमें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं नज़र आता। तो यहाँ पे ये आके इस फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर यहाँ पे ये काम करने पे मजबूर होते हैं। ये सारे हकायक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पे ब्यूटी है, कुछ प्रोविंसेस जो हैं ऐसे हैं, जैसे अगर आप कनाडा की बात करें तो टोरंटो जो है बिल्कुल उसमें मतलब कोई नेचुरल ब्यूटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जो ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ। ऑल्दो कि यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी ब्यूटी को एंजॉय करने या क्लाइमेट को एंजॉय करने नहीं आते। आप यहाँ आते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की एक दौड़ में। तो सक्सेसफुल वही लोग हैं जो अपने आप को आजकल पैसे में ज़्यादा समझते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कमाया है। मतलब ये हमारी एक सोसाइटी का एक अब बन चुका है कल्चर। तो यहाँ पे कोई सेविंग आप उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अपने आप को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 30 से लेके 60s तक की एज में आप इस डिप्रेशन में या इस चैलेंज में आ जाते हैं कि आपको इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल के आपको 60s में रिटायर होना है, और 60s में रिटायर होने के बाद आपको एक पेंशन की मद में यहाँ पे एक प्रॉमिस्ड होती है रकम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी 60s एज इंसान की एवरेज उम्र है, तो मैं नहीं समझता कि उस उम्मीद में इंसान अपना वो जो एक अच्छा प्रोडक्टिव पीरियड है 30 से 60 साल की उम्र तक का, वो ज़ाया कर दे या वो किसी स्लेवरी में अपने आप को डाल दे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को इंसान को यूटिलाइज़ करना चाहिए और इस स्लेवरी से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी कर्ज़ के निज़ाम हैं, उनसे इंसान को दूर रहना चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए कि वो किसी भी डेबिट का जो है ना वो हिस्सा ना बने। अब मैंने ये सारी एज़ ए वर्किंग प्रोफेशनल मैंने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर ली थी। बहुत सारे दोस्त सवाल करते होंगे कि आप फिर यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, कनाडा में क्यों मौजूद हैं? तो मैं सबको बताता चलूँ कि मैं 10-12 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, जो मेट्रो ट्रेन से जो मुंसलिक है। तो उसी 10-12 साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मुझे यहाँ कनाडा वैंकूवर प्रोजेक्ट में अपॉइंट किया गया एज़ ए डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल करियर बहुत सिक्योर है, अल्लाह के फ़ज़ल से। वो मेरे एक्सपीरियंस या मैं आप समझ लें कि अल्लाह का शुक्र है मैंने इस कदर मेहनत की थी अपने प्रोफेशन में कि मुझे जॉब का अभी कोई इशू नहीं रहा। लोगों को मेरी ज़रूरत होती है, यानी मेरी कंपनी को मेरी ज़रूरत है, मेरे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और मैं उसी बुनियाद पे यहाँ पे आया हुआ हूँ। उनको मेरी किसी डिग्री से कंसर्न नहीं था, मेरी किसी लैंग्वेज से कंसर्न नहीं था, या मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं। मेरा सिंपली उनको ज़रूरत थी और उन्होंने अपनी जो है अपने एंड पे जो है वो सारा प्रोसेस करके मुझे यहाँ ले आए। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ, मैं अपने प्रोफ़ेशन की वजह से यहाँ पे आया हूँ, और ये सारा एनालिसिस इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ करते हुए मैंने अपनी 30s में ही मैंने अपना बिज़नेस जो है उसको बेस अपने पाकिस्तान में मैंने शुरू कर दिया था, जो डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक है। तो मैंने 17 गायें जो है वो हॉलैंड से इम्पोर्ट की थी, और 4 साल से भी कम के अरसा में आज वो जो 17 गायें हैं उनसे करीबन मेरे पास 55 से 60 जो है वो इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर मेरे पास जानवर जो है वो छोटे-बड़े जो है वो हो जाएँगे। तो आप ये देख लें कि मैंने अपना जो वो जो कैपिटल था मैं उसको कैसे वर्किंग में लाया, और मैंने कैसे एक अपने बिज़नेस की बुनियाद रख दी। मुल्क में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, बल्कि मेरे लिए एक अल्टरनेट अपॉर्च्युनिटी वहाँ क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे एक बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्क था मैंने जो लिया, क्योंकि रिस्क के बगैर आप कोई भी अपॉर्च्युनिटी अपने लिए क्रिएट नहीं कर सकते और ना दूसरों के लिए आप वो कर सकेंगे। तो आपको रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल उन्होंने सेव कर रखा है, लेकिन वो इसी डर से या ख़तरे से वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते कि नहीं यार वो नहीं कर सकेंगे चीज़ें। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो इनसिक्योर है, या वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एक स्ट्रगल है मैंने उसमें एक बहुत हद तक कोशिश की है कि एक मैं मॉडल जो है वो पेश कर सकूँ कि ऐसा डूएबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह सो फ़ार अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ।
तो मैंने अपने लिए एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर ली, अल्टरनेटिव क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैं अपने आप को इस स्लेवरी में नहीं देखना चाहता फ्यूचर में। मैं अपनी लेट 40s में या 40s अर्ली 40s में भी उससे पहले ही मैं अपने आप को इस स्लेवरी से निकाल देना चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल चुका हूँ अभी भी, क्योंकि जॉब जो है वो मेरी कोई बेसिक नीड नहीं रही, बल्कि मेरा एक प्रोफ़ेशन, आप समझ लें कि मेरी अपनी खुद की एक दिलचस्पी बन गई, जिसके कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, और अगर कंपनी को मेरी ज़रूरत है और मुझे वो सारा सपोर्ट करें, और मेरा पीछे काम, मेरी एक फाउंडेशन मैंने रख दी, और मेरा मेरा रिमोटली भी मैनेज हो रहा है, तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या एक्सपोज़र जो है यहाँ का भी लेना चाहिए, कि कहीं मेरे दिल में कोई ऐसा रिग्रेट ना रहे कि क्या ऐसी कोई कौन से ऐसे जो सब्ज़ बाग हैं जो मैं नहीं देख सका, तो यहाँ पे आके ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ें, तो मैं ये लोगों के साथ शेयर करने के काबिल हुआ। तो इसके बाद मैं और भी जो है वो मैं डिटरमिन्ड हो गया हूँ कि मैंने जो फ़ैसला किया है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का या अपना बिज़नेस अडॉप्ट करने का, वो मेरा सही फ़ैसला था, और उसी में मेरा जो है मेरी इंशाल्लाह एक कामयाबी जो है वो छुपी हुई है इंशाल्लाह, या उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। वी नेवर नो कि हमारी लाइफ़ कब एंड होनी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा आप इसी सैटिस्फैक्शन में गुज़ारें कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं वो आपके लिए जो है वो टेंशन फ्री या डिप्रेशन फ्री रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि एक वर्किंग जो 9 टू 5 और आपकी एक जो डिपेंडेंट आप एक प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करते हैं जॉब्स का, वो आप सारी उम्र कर सकेंगे या इस डिप्रेशन में रह सकेंगे, नो मैटर आपके पास कोई भी बड़ी पोज़ीशन हो। तो अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन, मतलब ये चीज़ें सारी ज़ाहिरी बात है, हमारा जो भी तबका है वो रिस्क नहीं लेना चाहता और अपने लिए एक पैरेलल जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाना चाहता, तो ये लोगों को बनाना पड़ेगा। चाहे वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, उनको ये करनी पड़ेंगी चीज़ें, और पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब यहाँ कनाडा में मैं आपको बताता चलूँ, आप चाहे जितने भी आप बड़ी पोस्ट पे होंगे, आपको अपने वॉशरूम्स खुद साफ़ करने पड़ेंगे, आपको अपने घर की हाउसकीपिंग खुद करनी पड़ेगी, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, बर्तन से लेके खाना पकाना तक, ये सारी लग्ज़रीज़ जो आपको वहाँ मुयस्सर हैं, ये सारी यहाँ पे आप भूल जाएँगे। आप चाहे यहाँ पे $1 मिलियन के घर में रह रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों को अफ़ोर्ड करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं कि आप कहीं से बाहर से क्लीनिंग करवा सकें, ठीक है? तो ये सारी आपके ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं अपने एक कोलीग को बता रहा था कि आप ये 20 करोड़ में वहाँ पे एक विला नुमा यानी महल नुमा घर जो है, वो एक घर भी खरीद सकते हैं, और आप अपने लिए कुछ आइंदा आने वाले कई सालों तक आप अपने लिए आप अपने लिए लोग भी रख सकते हैं जो आपके लिए काम करें। और आप कहीं कोई ऐसा बिज़नेस भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि जो आपको, आप ऐसी तिजारत वहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं इतने पैसों में। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे एक बहुत बड़ा, एक दूर के ढोल सुहाने वाली बात होती है जो लोगों को दिखाई जाती है। आपके पास पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं है। हमारा मुल्क जो अगर गंदा कर दिया गया है तो इसमें हमारे मुल्क का कसूर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हम हमेशा पाकिस्तान को कोसते हैं, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसको गंदा करने वाले भी तो हम ही हैं, हम ही ज़िम्मेदार हैं, लिहाज़ा उसको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। लिहाज़ा इस ज़िम्मेदारी का हिस्सा बनें, इस ज़िम्मेदारी को अपनाएँ और अपने मुल्क का हिस्सा बनें। मैं हिस्सा बना, मैंने अपनी सारी सरमायाकारी वहाँ की, ऑल्दो कि मैं मिडल ईस्ट में मैंने जॉब की, वहीं से मैंने सरमाया ज़्यादा इकट्ठा किया, और मैंने सारा सरमाया उठा के अपने मुल्क में जाके मैंने इन्वेस्ट किया और वहाँ का निज़ाम का हिस्सा बना। वहाँ से 15 से 20 लोगों का मैंने रोज़गार जो है वो एक क्रिएट किया, अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की, बिकॉज़ आई बिलीव कि आप अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करने वाले बने, क्योंकि आप एक जगह पे अपॉर्च्युनिटीज़ के डिपेंडेंट होते हैं। तो जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि आपका जो भी यहाँ पे हमारा माशियत का निज़ाम है वो अपॉर्च्युनिटीज़ डिपेंडेंट है, तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रगल करें कि जिसमें अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 लोगों का रोज़गार है डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक है। फिर मैंने सेल्स का काम अपना शुरू किया, और उसमें भी मैं एक मॉडल देने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आखिर पे मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे क्विक मनी जैसी कोई भी दुनिया में चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। आप किसी भी धोखे में ना आएँ, किसी भी लालच में ना आएँ। हमारी यंग जनरेशन स्पेशली वो इस चीज़ में या इस कोशिश में होती है कि कोई भी चीज़ उनको दिन-रात रातों-रात जो है उनको हो जाए, यानी अगली सुबह वो उठें और वो कामयाब हों या उनको जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। मेरी अपनी लाइफ़ एक स्ट्रगल से गुज़री है, पूरे 10 साल का अरसा था, एक स्ट्रगल थी, कंटीन्यूअस स्ट्रगल थी, जिसके बाद मैं
आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जॉब के हवाले से अगर मैं बात करूँ, वो एक अलग मैटर है कि मैं अपने लिए एक बिज़नेस लाइन को अडॉप्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने जॉब करियर को जो है वो कंटिन्यूअस अडॉप्ट नहीं करना। तो देयर इज़ नथिंग लाइक क्विक मनी, देयर इज़ नथिंग लाइक एनी शॉर्टकट्स फॉर द क्विक मनी। आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज़ द मेन की। आपकी एज है 20 साल से लेके 25 साल की एज, आपकी ऐसी एज है कि आप दिन-रात काम भी आपको करना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, आप करें। आप एक लाइन पकड़ें, आप उस पे कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप पे ऊपर एतमाद करके आप लगे रहें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। तो दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि जो हमारा लेबर तबका है, उनके लिए बहुत सारे लेबर तबका सवाल करते हैं, जी हमें पता चला है कि वहाँ पे जी लेबर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फलाँ है, फलाँ है। तो लेबर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं वर्किंग क्लास की, आप ये इन सारे सिनेरियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में मैं बयान कर चुका हूँ, कि वर्किंग क्लास के लिए सबसे बेहतरीन जगह मिडल ईस्ट है। आपके अपने प्यारे, क्योंकि आप अगर मिडल ईस्ट में या मुल्क से बाहर होते हैं, तो आप अपनी जो पीछे फैमिली है उसके लिए एक वाहिद सहारा की तरह काम कर रहे होते हैं। तो आपको उनकी हर खुशी गमी में आपको उनके करीब रहना है, उनके लिए आपको सहारा बनना है। तो आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप सात समुंदर पार आकर यहाँ पे उनके साथ टच में रह सकेंगे, या ना इतना आप यहाँ सेव कर सकेंगे यहाँ के चैलेंजेस को, और ना आप उनको इतना यहाँ ला के सेटल कर सकेंगे। ये सारे ख्वाब हैं, ये सारी चीज़ें शायद किसी ने की होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होते हैं यार। तो बेहतर आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म मिडल ईस्ट का है। वहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्या है कि एक अच्छी सेविंग हो जाती है कंपैरेटिवली, और जिसको आप फ़ौरन आप अपनों में भेज के उनको आप खुश रख सकते हैं, और आप कभी भी चाहें तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं। अगर आप छोड़ के भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो किसी भी कोई भी अगर काम बंदा कर रहा है, तो मैं ये ज़रूर नौजवानों को ख़ासकर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने 20 से लेके 30 साल तक की उम्र में आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करें, अपना सरमाया इकट्ठा करें। फिर 30 साल की एज तक आप कोई ना कोई अपना पैरेलल प्लान जो है वो कर लें कि आपने कोई अपना काम अडॉप्ट करना है। उसमें फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करें। तो इंशाल्लाह आपको 5 से 6 साल में इंशाल्लाह अगले आने वालों में आपका एक प्लेटफ़ॉर्म एस्टेब्लिश हो जाएगा, और 40 साल की उम्र से पहले-पहले ही आपकी जॉब से छुटकारा होकर आपकी इतनी इनकम हो जाएगी कि आप अपना जो पैरेलल जो काम है वो आपका चलने लग जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख़्याल में जो प्रोफ़ेशनल तबका है उसके लिए भी उनको भी मेरी यही एडवाइस है कि आप अपने लिए पैरेलल जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर प्लान करें इंशाल्लाह। तो अपना मुल्क जो है सोने जैसा मुल्क है, उसके बारे में कभी भी ऐसा ना सोचें, और हमारे मुल्क में जितना भी जो निज़ाम है वो ख़राब निज़ाम है, उसको हमने ही ठीक करना है। आप निज़ाम का हिस्सा बनें। कोई भी गवर्नेंस सही नहीं है, उसको पॉइंट आउट करें। ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो हमें उसके उसमें करेक्शन के लिए भी हमें सजेशंस देनी है, हमें उसका हिस्सा बनना है। आप अपने आप को पूरा यूटिलाइज़ करें, उसका हिस्सा बनें, लोगों को गाइड करें जो आप कर सकते हैं। तो इन दी एंड जी आपका अपना मुल्क जन्नत से कम नहीं है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।